नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश है राजस्थान। आज का जिला है अजमेर। अजमेर जिले में एक थाना है रामगंज। रामगंज थाने के मोहल्ला दौराई कंचन नगर में एक मोहम्मदी मदीना मस्जिद है। इसी मस्जिद कैंपस में एक मदरसा भी चलता है। रात कोई 2:30 बजे के आसपास थानाध्यक्ष रविंद्र खींची को मोहल्ले के लोगों ने टेलीफोन करके बताया कि मदरसे के मौलाना मोहम्मद माहिर, जिनकी उम्र करीब 30 साल है, उनकी उनके कमरे में हत्या हो गई है। बच्चे बहुत परेशान हैं। उस समय मदरसे में 6 बच्चे मौजूद थे। वो बाहर निकलकर परेशान हालत में लोगों से मदद मांगने के लिए कह रहे हैं। गंभीर बात थी। पुलिस पूरे दल बदल के साथ, यानी थानाध्यक्ष रविंद्र खींची पूरे दल बदल के साथ मौके पर पहुंचे। वहां पर फॉरेंसिक की टीम, उनकी जो क्राइम ब्रांच होती है उसकी टीम, स्पेशल टीम, ये सब बुलाई गई। मौके पर एक डंडा पड़ा हुआ मिला। मौलाना का शरीर बिल्कुल खूना खून, सिर पर किसी गंभीर हार्ड और ब्लंट ऑब्जेक्ट की चोट, और साथ ही साथ गर्दन कसी हुई, यानी कॉज ऑफ डेथ मल्टीपल आई एंटीमॉर्टम इंजरीज प्लस स्ट्रैंगुलेशन। पुलिस ने बच्चों से पूछना शुरू किया कि भाई तुम लोग कहाँ थे, कैसे थे, फलाना था ढिकाना था। सब हम लोग कमरे में सो रहे थे। रात के 12 बजे के आसपास, 10 बजे करीब इमाम साहब लौट के आए, मौलाना साहब। 2 बजे 3 नकाब पोश मस्जिद में आए और मौलाना को मारकर पीछे की दीवार कूदकर भाग गए। सभी बच्चों ने एक साथ यही बात बताई। पुलिस ने फिर बच्चों से अलग अलग पूछताछ की। पुलिस क्या, वो तो चूंकि नाबालिग थे, अंडर एज थे, वयस्क नहीं थे, तो जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में उनसे पूछताछ का प्राविधान है, सादे वस्त्र में होना चाहिए, प्यार से बात करनी है, वर्दी में नहीं होना चाहिए, थाने पर नहीं होना चाहिए, इस तरह के तमाम प्रतिबंध जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में दिए हुए हैं। पुलिस ने उसी हिसाब से पहले सबसे पूछा, फिर अलग अलग पूछा, एक एक से पूछा, लेकिन सबका वही एक जवाब कि साहब 10 बजे खाना खा के आए, सो गए। रात में 2 बजे 3 नकाब पोश बदमाश काले कपड़ों में आए, मौलाना को मारा और मारने के बाद पीछे की दीवार फांद कर भाग गए। बच्चों के कपड़ों पे भी कुछ खून लगा हुआ था। पुलिस ने पूछा ये खून, बोले साहब जब वो मौलाना साहब को वो लोग मार के गए तो हम लोगों ने उनको उठाने की कोशिश की कि अगर इनमें जान होगी या ऐसा लगेगा कि भी जिंदा हैं या सांस इनकी चल रही है तो हम लोग चिल्ला के लोगों को बताएंगे। लेकिन उन्होंने जाते समय बदमाशों ने कहा कि अगर चिल्लाए तो तुम सबको भी मौलाना की तरह ही मार देंगे। इस डर से हम लोग कहीं बोल नहीं पा रहे थे, सिर्फ मौलाना को हिला डुला कर देख रहे थे। और ये जो बयान था बच्चों का, वो हूबहू एक जैसा, एक भी शब्द दाएं नहीं और एक भी शब्द बाएं नहीं। पुलिस को पक्का यकीन हो गया कि इन्हीं के सामने ये मर्डर हुआ, इसीलिए वो एक तरह की बात, यानी जो वाकया है जो सही है वही एक तरह की बात वो बता रहे हैं। बच्चों ने पास में ही रहने वाले सरफराज को बुलाया और इसकी जानकारी दी। सरफराज ने ही सबसे पहले पुलिस को, यानी इंस्पेक्टर को सूचना दी, कंट्रोल रूम को सूचना दी, और फिर खुद भी, जब थोड़ा विलंब हो रहा था, पास में थाना था, तो खुद भी
थाने पर चले गए। इसके बाद आज़ादपुर निवासी तौसीफ अशरफ की रिपोर्ट पर ये मर्डर का मामला दर्ज किया गया। तौसीफ इसके पहले के मस्जिद के जो मुख्य मौलाना थे उनका बेटा था और 7 साल से मोहम्मद माहिर यहाँ मुख्य मौलाना के रूप में बच्चों को पढ़ाते थे। बच्चों से पूछताछ में बस एक ही बात समझ में आ रही थी कि नहीं, बच्चों के सामने ये घटना हुई है, सभी बच्चे चश्मदीद गवाह हैं, इसीलिए टाइम, प्लेस, आदमी, शक्ल सूरत, कपड़े, भागना और दीवार फांद कर भागना, ये बिल्कुल बारीकी से एक एक बात सभी बच्चे बता रहे हैं। जरा सा भी कोई डेविएशन उनके बयान में नहीं है। पुलिस ने ये बात सच मान के कि आखिर वो 3 बदमाश कौन हो सकते हैं। 8 मई तक, यानी 26 अप्रैल के बाद से 8 मई तक पुलिस ने अलग अलग पहलुओं पर जांच की। सबसे पहले पुलिस का शक बच्चों के कपड़ों पे लगे हुए खून पर हुआ। बच्चों ने उसको बताया कि साहब, जब मार के वो भागने लगे और हम लोगों ने देखा कि कूद के दीवार के उस तरफ हो गए, धमका भी गए, तो हम लोगों ने मौलाना को उठाने की या ये देखने की कि इनमें जान बाकी है कि नहीं, ये कोशिश की थी। इस वजह से सबके कपड़ों में थोड़ा बहुत खून लग गया था। खैर, ये बात बिल्कुल जेन्युइन थी, इसमें शंका की या डाउट की कोई गुंजाइश नहीं थी। पुलिस ने आगे देखना शुरू किया। रामगंज के थाना प्रभारी रविंद्र खींची बताते हैं कि बच्चों के बताए अनुसार जब हम दीवार तक पहुंचे तो ये 8.5 फीट की ऊंची दीवार थी और एक बार में या एक झटके में इसको फांद के वापस जाना लगभग नामुमकिन था, बच्चों के लिहाज से कि वो भागे, एक एक करके दीवार फांदे और चले गए। तो एक बार में, एक झटके में, क्योंकि बच्चों का बयान यही था कि एक एक करके फटाफट, यानी तुरंत एक छलांग में डाके और भाग गए। और सभी बच्चों ने एक तरह की बात बताई। पुलिस ने पूछा भी, एक बार में कूद पाए कि 2 बार में कूद पाए, कौन सा बच गया, पहले वाला जब कूदा था तो वो पहली बार में ही कूद गया कि 3 बार में कूदा। लेकिन बच्चों ने एक ही बात बताई कि सभी एक बार में कूद गए। बहरहाल पुलिस को ये भी मानना पड़ा, लेकिन दीवार के उस पार पीछे बाड़ा है बड़ा सा, बाड़े में किसी के फुटप्रिंट नहीं मिले, न आने के और न जाने के। अगर 8.5 फीट की दीवार से कोई कूदेगा तो 100% उसका फुटप्रिंट मिलेगा, चाहे वो जूता चप्पल पहने हुए हो चाहे न पहने हुए हो। पुलिस का शक अब थोड़ा थोड़ा बच्चों की तरफ जा रहा था कि बच्चे एक साथ इतनी बातें बता रहे हैं, लेकिन किसी भी आदमी के होने का प्रमाण, कूदने का प्रमाण नहीं मिला। पुलिस ने सोचा हो सकता है बच्चे हैं, डर गए, ये लोग किसी और जगह से कूद के या निकल के भागे हों। फिर थाना प्रभारी खींची ने बताया कि पुलिस ने आसपास के घरों और दुकानों के 10 किलोमीटर के एरिया में 300 से ज़्यादा CCTV फुटेज खंगाले। इसमें 50 से ज़्यादा सस्पेक्ट पुलिस की नज़र में आए, क्योंकि देर रात का समय था, लगभग 2 बजे की बात बच्चे बताते थे। ऐसे में ज़्यादातर लोग घरों में ही होते हैं। इक्के दुक्के सड़कों गलियों से गुजरते नजर आए, कोई बाइक पर, कोई पैदल तो कोई कार में। एक एक से पूछताछ की गई। जो भी 2 बजे के बाद या 1 बजे से लेके 3 बजे के बीच में उन सड़कों पे, उन गलियों में, उन दरवाज़ों के सामने जो भी व्यक्ति मिला उसे पहचान के उससे पूछताछ की गई, लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि वो मस्जिद के आसपास या बाड़े की दीवार के पास भी कभी आया हो। खींची बताते हैं, थाना प्रभारी रविंद्र खींची, कि इस जांच के 11 दिन गुजर गए। पब्लिक का प्रेशर बढ़ता रहा। मस्जिद और इलाके से जुड़े लोगों ने रेंज की IG लता मनोज कुमार से भी बातचीत की। डेलीगेशन गया, लता मनोज कुमार से बात की
और उनसे कहा हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इससे नहीं पकड़ा जा रहा है, इसकी वजह से इलाके के लोगों में रोष व्याप्त है। फिर ये हुआ कि भाई बच्चे एक साथ रह रहे हैं, पता नहीं हो सकता है एक तरह की बात इसीलिए कर रहे हैं कि एक साथ हैं। तो सभी 6 बच्चों को अलग अलग जगह, अलग अलग मस्जिदों और मदरसों में शिफ्ट कर दिया गया। फिर भी कुछ नहीं पता लगा। अखबारों ने और लोकल टीवी चैनल्स ने बिल्कुल रंगारंग कार्यक्रम पुलिस के खिलाफ दिखाने शुरू किए। 8 मई को इस मामले को लेकर अजमेर के एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने एक मीटिंग बुलाई कि कौन कौन लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन में शामिल रहे हैं और किसने किसने क्या क्या किया है, पूरा ब्यौरा लेकर आ जाएं। 11 दिन की जांच का ब्यौरा एक एक से मांगा गया और फिर एक इंस्ट्रक्शन दिया गया कि एक बार बच्चों को फिर से बुलाइए और उनसे फिर से सामूहिक पूछताछ भी करिए और अलग अलग पूछताछ भी कीजिए। मीटिंग के बाद सभी 6 बच्चों को जहां अलग अलग रखा गया था उन्हें बुलाया गया, उनसे पूछताछ की गई। तो फिर उन्होंने सेम वही रटा रटाया जिसे कहते हैं सेंटेंस बताया कि शाम को 8 बजे मौलाना बाहर खाना खाने गए थे, 10 बजे वापस लौटे, इसके बाद सो गए। 2 बजे काले कपड़ों में अचानक 3 नकाबपोश आए और मौलाना के सिर पर लाठी डंडों से वार करके उनकी हत्या कर दी। पहले सभी 6 बच्चों से एक साथ पूछताछ की गई, यही बात उन्होंने बताई। फिर अलग अलग पूछताछ की गई, तब भी एक ही कहानी सामने आई। इसके बाद पुलिस का शक थोड़ा गहरा हुआ कि सारे आंख फाड़ फाड़ कर हत्या होते देख रहे थे, कोई डर के नहीं भागा। काले कपड़ों में नकाबपोश बदमाशों को देख के किसी ने छिपने की कोशिश नहीं की कि वो कहे कि साहब हम तो भाग के फलां दरवाजे की आड़ में थे, हमने नहीं देखा कितने आदमी हैं। सारे बोल रहे थे और एक तरह की बात बोल रहे थे। काउंसलिंग फिर इनकी की गई। काउंसलिंग जो काउंसलर्स होते हैं इसके NCW के, वो CWC के, बाल कल्याण समिति के, इनके काउंसलर्स को बुलाया गया कि भाई बच्चों की थोड़ी काउंसलिंग करके इनसे जानकारी की जाए। काउंसलिंग करते हुए एक्सपर्ट्स ने मौलाना के साथ आए हुए यूपी के एक नाबालिग लड़के की काउंसलिंग की। उससे पूछा कि भाई क्या बात थी, सही सही बताओ, क्योंकि पुलिस को अब धीरे धीरे तुम लोगों पर शक हो रहा है। तो वो आखिर में टूट गया और उसने फिर पूरा किस्सा बता दिया। पूछताछ में उसने बताया कि मौलाना उसे वारदात से एक दिन पहले 25 अप्रैल को अपने साथ ले आया था। मौलाना उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, रामपुर के संभवतः। वो वहाँ से उसको ले आया था और उसी रात को बच्चे के साथ उसने कुकर्म करने का दबाव बनाया, उसी रात जिस रात को ले आया था। उसके बाद बच्चे ने धमकी दी कि अगर आपने ऐसा किया तो मैं शोर करके सभी बच्चों को जगा दूंगा। तब मौलाना ने कहा कि तुम किसी को मत बताना, मैं तुम्हें रुपए दूंगा और फिर तुम्हें वापस तुम्हारे घर। वो कहने लगा नहीं, मुझे वापस भेज दीजिए और मेरे साथ कुछ किया तो मैं अभी चिल्लाऊंगा, लड़कों को जगा दूंगा। तो खैर उसको किसी तरह से समझा बुझा कर वापस किया गया। अगले दिन वहाँ के मौजूद 5 और बच्चों के साथ उसने अपनी आप बीती बताई कि कल ही मुझे अपने साथ ले आए थे, कल किस तरह से इन्होंने मेरे कपड़े उतारे और फिर क्या क्या किया, सब बताया। ये बात सुनकर 5 बच्चों ने भी अपनी आप बीती बता दी और ये बताया कि पिछले 2.5 साल से मौलाना उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। उसके बाद और सब ने अपना ये बताया कि साहब कोई बचा नहीं है, सबके दिन फिक्स हैं, सबका टाइम फिक्स है। मौलाना बुलाता है, फिर ये करता है, फिर अपने मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाता है, उसके बाद कुकर्म करता है, कुकर्म करने के बाद उसे सोने के लिए जाने देता है और जिस दिन जिसका नंबर होता है उसकी रूह कांपती रहती है कि आज रात फिर मुझे एक, जिसको कहते हैं ना कि बड़ी भारी दर्द और प्रताड़ना की रात है हमारी, आज मुझे उससे गुजरना होगा। ये पूरी बात बताई। तब सभी 6 बच्चों ने
जब सब ने अपनी अपनी आप बीती बताई तो बच्चों ने कहा कि हम लोग अगर ऐसे रोज के रोज प्रताड़ित होते रहेंगे तो हम पढ़ेंगे क्या, लिहाजा इनको पहले समाप्त करना चाहिए, इसी को रास्ते से हटाना चाहिए। बच्चे की हत्या के बाद मौलाना की हत्या के बाद सभी बच्चे बहुत डरे हुए थे और इस दौरान वहाँ मौजूद लोगों ने जब उनसे पूछा कि घबराओ मत, तुम लोगों का कुछ नहीं होगा, तो बच्चों ने कहा कि आप कैसे कहते हैं कुछ नहीं होगा। नकाबपोश जब मौलाना को मारकर भाग रहे थे तो हमने उन्हें संभालने का प्रयास किया था, ऐसे में हमारे फिंगरप्रिंट मौलाना के कपड़ों पर हो सकते हैं, इसलिए पुलिस हमें भी फंसा सकती है। इस बात से बच्चे डरे हुए थे। हत्या के बाद सभी बच्चे मौके पर घूमते भी देखे गए। वो पुलिस के हर एक्शन पर नज़र रखते थे कि कहीं पुलिस को उनके ऊपर शक तो नहीं हो रहा है। बार बार वो आसपास के मोहल्ले के लोगों से अपडेट लेते रहते थे कि कहीं जो कहानी उन लोगों ने बताई है, मतलब बच्चों ने बताई है, उसका सच तो पुलिस को नहीं पता लगा। और जब पुलिस ने उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें शिफ्ट किया तो नाबालिग आश्वस्त हो गए कि पुलिस अब उन तक नहीं पहुंच पाएगी। जब बात खुल गई तो फिर बच्चों से अलग अलग बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि साहब 26 अप्रैल को सवेरे जब उन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ तो हम लोगों ने तय किया कि चूहा मार दवा ले आते हैं, खाने में मिला के मौलाना को दे देते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उसी में बच्चों ने ये बताया, दूसरे बच्चों ने, कि भाई चूहा मार दवा तो चूहे पे असर करेगी, वो छोटा सा होता है, ये तो 500 चूहों के बराबर है, इसके ऊपर वो दवा असर न हुई और बच गया तो समझिए शामत ही शामत है। ये तय हुआ कि फिर क्या किया जाए। जब बच्चों ने ही आपस में राय किया कि नहीं 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 नहीं, ये चूहा मार दवा, चूहा इतना छोटा सा होता है, उसको मारने की दवा है, ये भैंसा जैसा आदमी, इस पर वो चूहा मारने की दवा का असर न हुआ तो उल्टा पड़ जाएगा, हम सभी बेमौत मारे जाएंगे। फिर तय हुआ कि अच्छा ठीक है, आदमियों के खाने वाली नींद की गोली। बच्चों ने फिर कहा कि एक आदमी को इतनी गोली तो मिलेगी नहीं, 10 या 20 जो भी गोली लेनी है। फिर सभी बच्चे अलग अलग काउंटर से, अलग अलग दवा की दुकान से ये कह के कि हमें नींद नहीं आ रही, हमें एक नींद की गोली दे दीजिए। तो दुकानदार इकट्ठा तो बच्चे को देता नहीं कभी, बिना प्रिस्क्रिप्शन के या बिना उसके पेरेंट्स के। एक गोली दुकानदार से रोने गिड़ाने पर एक गोली या 2 गोली हर बच्चे को मिल गई। इकट्ठा किया, करीब 17-18 गोलियां उन लोगों ने इकट्ठा कर ली। और फिर ये हुआ कि ये मौलाना बाहर गया है खाना खाने, कुछ हम लोग तैयार कर लेते हैं। क्या तैयार किया जाए? उन्होंने कहा बूंदी का रायता तैयार करो, कि अगर गोलियां पूरी तरह मिक्स न भी हो पाई तो बूंदी अगर दांत के नीचे पड़ेगी या वो टेबलेट जो है नींद की वो पड़ेगी तो मौलाना को शक नहीं होगा। सब ने मिल के रायता बूंदी वाला तैयार कराया और उसके बाद वो जब वो आए लौट के 10 बजे तो बच्चों ने आग्रह किया कि हम लोगों ने मिल के आपके लिए ये खास रायता तैयार किया है, आप इसे खा लीजिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, खाने का टाइम तो नहीं है, ले आओ। बहुत जब बच्चों ने मनाया उनको तो उनका ले आओ, अच्छा मैं रायता पी लूँगा। और बच्चों के बनाए हुए उस रायते को उन्होंने पी लिया। 15 मिनट बाद ही उनका जी मिचलाने लगा। किसी को फ़ोन करके बाहर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक मंगवाया, मौलाना ने कोल्ड ड्रिंक मंगवाया, कोल्ड ड्रिंक पिया और उसके बाद जो लेटे तो लेट ही गए। हर 1 मिनट पे वो बच्चे आके मौलाना को देखते थे कि सोया कि नहीं सोया। पैर के पास हल्का सा पैर टच हो जाए या हाथ के पास हल्का सा हाथ टच हो जाए। जब बच्चे मुतमईन हो गए कि अब ये सो गया है तो बच्चों ने डंडे से सिर पर वार किया। पहला वार करने के बाद तो वो रिएक्शन में खड़ा हो गया। होता है ऐसा, गंभीर चोट पहली लगने के बाद शराब के नशे में या उसमें एक बार रिफ्लेक्स एक्शन में उसको दूर करने का या उससे हटने का प्रयास करता है मानव शरीर। जब वो हुआ तो बच्चों ने उसको पकड़ के गिरा लिया और रस्सी पहले से तैयार रखी थी। गर्दन में रस्सी को कसा,
3 बच्चे इस तरफ रस्सी में और 3 बच्चे उस तरफ रस्सी में। 6 बच्चों ने उसके गर्दन को तब तक खींचे रखा जब तक कि मौलाना की जान नहीं निकल गई। मौलाना माहिर जो हैं ये 7 साल से रामपुर से यहाँ आए थे। रामपुर जिला जो मुरादाबाद के बगल में है, वहाँ से मौलाना माहिर यहाँ आया था। 28 अक्टूबर 2023 को मस्जिद के मुख्य जो मुखिया थे जाकिर हुसैन साहब, उनकी तबीयत गड़बड़ हो गई और थोड़ी ही देर में उनकी मृत्यु हो गई। फिर ये जिम्मेदारी अब वो कहाँ तुरंत लोग ढूंढते, बच्चों की पढ़ाई का मसला था। 25 बच्चे यहाँ रहते थे। घटना वाले दिन चूँकि 15 बच्चे चले गए थे, 10 बच्चे अपने घर चले गए थे, 5 ही बच्चे रह गए थे। 5 बच्चे और एक जिसको मौलाना अपने साथ रामपुर से ले आया था, नाबालिग बच्चे को, 6 बच्चे कुल थे वहाँ पर। फिर जब सारी बात बताई गई तो ये हुआ कि डंडे से मारा, तो डंडा कहाँ है, तो और रस्सी कहाँ है। डंडा तो उन लोगों ने वहीं छोड़ दिया, ये बताने के लिए कि बदमाश बाहर से आए थे, इसी डंडे से मौलाना को मारा था। डंडा रिकवर हुआ। रस्सी जो पहले से तैयार करके रखी गई थी वो कहाँ है। दीवार के पीछे बाड़ में वो रस्सी बरामद हुई और मौलाना का मोबाइल भी वहीं पीछे दीवार के पीछे जहाँ बच्चों ने फेंका था वहाँ पर पड़ा हुआ मिल गया। पुलिस ने देखा कि मोबाइल में कई सारे अश्लील वीडियो हैं। दूसरा, गूगल और यूट्यूब पर से भी अश्लील वीडियो देखने की सर्च हिस्ट्री भी पुलिस ने बरामद की। पॉस्को कोर्ट के जो वहाँ पर डिजिग्नेटेड काउंसलर्स होते हैं, उनमें से एक काउंसलर रूपेंद्र परिहार ये बताते हैं कि संभवतः राजस्थान का ये पहला मामला है। इसमें 6 नाबालिग बच्चों के साथ जिस तरह से गलत हरकतें की गई हैं वो संगीन अपराध था। बच्चों को बैड टच और गुड टच के बारे में शुरुआत में ही, अब तो सब जगह इंटरनेट पे है कि अपने छोटे बच्चों को गुड टच और बैड टच को माता पिता को ये कहा जाता है, पेरेंट टीचर मीटिंग में कहा जाता है बहुत छोटे बच्चों के लिए कि उनको इस बात की जानकारी देनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये बताया कि पहले सभी 6 के 6 बच्चों की काउंसलिंग बाल कल्याण समिति करेगी, इनके मानसिक और बौद्धिक स्तर को कदकाठी के हिसाब से जांचेगी और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि चलने वाला मुकदमा बालिग कोर्ट में चलेगा या नाबालिग कोर्ट में चलेगा। आज की घटना देखिए, मौलाना यानी टीचर, यहाँ पर मौलाना से मतलब वो वाले मौलाना जो मदरसे में टीचर यानी टीचिंग करते हैं, दीनी तालीम का अध्यापक कह सकते हैं। बच्चे यानी तालिबे इल्म यानी छात्र और सभी नाबालिग गरीबी और लाचारी की वजह से ही घर वाले मदरसों में भेजते हैं कि 2 जून की रोटी भी मिल जाएगी और अगर पढ़ लिख के कुछ काबिल निकल गया तो कहीं मदरसे में टीचर होगा या कहीं इमामत कर लेगा किसी मस्जिद में, 4 पैसे मिलेंगे, घर का आर्थिक सहयोग हो जाएगा। लेकिन मदरसे में, किसी मदरसे में, अब हो सकता है कुछ समय बदला है, मदरसों में सीसीटीवी मिल जाए आपको, लेकिन मैंने अपने सर्विस के दरमियान किसी भी मदरसे में कभी कोई सीसीटीवी लगा हुआ नहीं देखा। बहुत मॉडर्न किस्म के जो मदरसे हैं हो सकता है उसमें हो, सुना मैंने भी है, लेकिन जब कभी किसी मदरसे को विज़िट करने का मौका किसी अपराध के सिलसिले में हुआ होगा तो मैंने कभी भी सीसीटीवी नहीं देखा है। अच्छा, सीसीटीवी होता नहीं वहाँ पर तो बच्चों की गरीबी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए कि ये भागेंगे नहीं, घर जाएंगे तो घर वाले फिर इनको मार के भगा देंगे कि जाओ वहीं पर, हम तो तुम्हें ठीक तरह से खाना भी नहीं खिला पाएंगे, ऐसी जगहों पर बच्चों का शारीरिक शोषण मौलाना करता था कि ये जाएंगे कहाँ भाग के। सीसीटीवी कोई वहाँ लगी नहीं थी। अब आप सोचिए कि हर लड़के का नंबर फिक्स किया था उसने, को सबकी तारीख फिक्स थी, जिसका नंबर आना होता था वो उस बच्चे की तो रूह कांप जाती थी। जैसा बच्चों ने काउंसलर्स को बताया कि वो डर, भय और आतंक से भरा हुआ वो बच्चा
अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करता था कि मुझे उस भेड़िए के हवाले होना है रात में 9 बजे 10 बजे के बाद। वो पहले उनको अश्लील वीडियो दिखाता था, फिर उनके साथ शारीरिक शोषण करता था। उसकी जो पूरी सर्च हिस्ट्री पुलिस ने मोबाइल से बरामद की है, तो उसका इंटरेस्ट होमोसेक्सुअलिटी में था, जिसे इकलामबाजी भी कहते हैं उर्दू में या उनकी भाषा में, बच्चों की और मौलाना की भाषा में। बच्चों ने इसी शब्द का इस्तेमाल किया था कि मौलाना इकलामबाज थे, इकलामबाजी करते थे। तो और सारे वीडियो सर्च हिस्ट्री में भी और जो मिले हैं उसकी मोबाइल में, वो सभी चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड वीडियोस थे। अब आप सोचिए कि जब इतना मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हुए इतने बच्चे, कुछ तो ईद में चले ही गए, लौट के नहीं आए, लेकिन जो थे वो इस कदर, अब ज़्यादा बच्चे थे तो ज़्यादा देर में नंबर आता था, कम बच्चे हुए तो आप समझिए लगभग रोज ही किसी न किसी का नंबर आ जाता था। तो इतना प्रताड़ित हुए और फिर उन्होंने एक स्टोरी बनाई। जब वो बच्चा, उसने बताया कि रात में हमारे साथ मौलाना ने ये किया है और मैंने तो कहा चिल्ला दूंगा, भी सबको जगा दूंगा, तो खैर किसी तरह से मेरी जान बची। तब बच्चों के अंदर हिम्मत आई, बाकी बच्चों ने अपनी आप बीती एक एक करके सब ने सुनाई। देखिए, चूंकि सभी सताए हुए थे, सभी के साथ घोर यातना, घोर यंत्रणा हुई थी, इसलिए इनमें से किसी को भी अपने टीचर के प्रति न दया थी न इज्जत का भाव था। अब इनका बालक मन देखिए। अब CWC कुछ भी डिसाइड करे, जो बाल कल्याण परिषद है, वो क्या डिसाइड करती है ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। CWC बाल कल्याण समिति क्या डिसाइड करती है, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ, इनका मुकदमा सिर्फ और सिर्फ ये वयस्क कोर्ट में नहीं चलेगा, ये बाल कोर्ट में ही, चाइल्ड कोर्ट में ही चलना चाहिए। अब इनकी समझ को देखेंगे आप, तब आपको समझ में आ जाएगा कि इतना बालक मन था इन बच्चों का कि चूहे की दवा जब लाने की बात हुई तो इन्होंने कहा कि चूहा बहुत छोटा होता है, वो 1-2 टेबलेट से मर जाता है, ये तो 500-700 चूहे के बराबर है, आखिर इतनी गोलियां किस चीज में मिलाई जाएंगी। तब बच्चों ने वो आइडिया ड्रॉप किया। मतलब उन्हें ये भी नहीं पता है कि अगर चूहे मार 2-3 टेबलेट खिला दी जाए तो आदमी भी मर सकता है। उन्होंने कहा साहब ये तो चूहे के लिए है, चूहा इतना छोटा होता है, वो मर जाता है, ये अगर न मरा, बच गया तो किसी की भी खैर नहीं है। तब तय हुआ बैठ के उन्होंने कि नींद की गोली ले आएंगे जो आदमी खाते हैं, फिर एक साथ मिलेगी नहीं, या एक साथ मिलेगी, एक आदमी आएगा तो एक ही आदमी फंसेगा। अगर मौलाना को पता लग गया तो हर आदमी लाएगा, 1-1, 2-2 टेबलेट सब ले आएंगे। ले आए, 17-18 टेबलेट्स इकट्ठा की गई। और चूंकि शारीरिक शोषण में कोई भी बच्चा अपवाद नहीं था, सबकी दुर्गति इस मौलाना ने की थी, इसलिए मौलाना को कानों कान खबर नहीं हुई कि उनके सारे बच्चे नींद की गोलियां ले आए हैं। और फिर बालक मन देखिए, ये क्यों एक्सपर्ट नहीं थे, क्यों ये सब सताए हुए थे, घोर शारीरिक शोषण के शिकार थे, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि चघड़ और चालाक नहीं थे, और इस बात से डर गए कि हम लोगों ने मौलाना को पकड़ा थपड़ी की थी तो हमारा फिंगरप्रिंट मौलाना के कुर्ते पर आया होगा और पुलिस उस फिंगरप्रिंट से हम तक पहुंचेगी। इसलिए एक तरह की बात, एक तरह का बयान, एक तरह की ये सब इकट्ठा होकर उन्होंने पहले ही तैयार कर लिया था। अब अगर चघड़ होते तो उन्हें पता होता कि कपड़े पर कोई फिंगरप्रिंट नहीं आता। फिंगरप्रिंट चिकनी सतह, कांच या पॉलिश सतह पर ही फिंगरप्रिंट आते हैं, लेकिन चूंकि बच्चे थे, जैसे कहते हैं ना कि भरे हुए थे, गुस्से से बिल्कुल लबालब भरे हुए थे, प्रताड़ना से इतने सताए हुए थे कि उनकी समझ में ये भी नहीं आया कि हमने उसको, मौलाना को पकड़ा है, जब वो कस रहे होंगे या
वो उठ के भाग रहा होगा तो सब ने पकड़ने की कोशिश की होगी, तो उनको लगा कि हमारा फिंगरप्रिंट उसके कपड़ों में आ जाएगा। और एक बात और भी समझ लें, जैसा पुलिस के बयान में आया कि इन्होंने अपना बयान कोई मरने के बाद नहीं तैयार किया, ये बिल्कुल रेडीमेड बना बनाया बयान था इनका, और उसमें सिर्फ फिल इन द गैप्स होना था समय और आदमी का। 3 आदमी, समय 2 बजे, 10 बजे लौटे, 8 बजे गए उस दिन की। तो पूरा बयान रटे हुए थे सब के सब, और खाली ये चीज़ें उसमें फिल इन द गैप था। अगर वो बच्चा जो एक दिन पहले आया था, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बीती नहीं थी, कोशिश ही हुई थी, उसने रजिस्टर किया था और चिल्लाने की बात कही थी, अगर कहीं 10-15 दिन वो मौलाना के चंगुल में आ गया होता तो फिर ये किस्सा कभी खुलता नहीं। बच्चों के एक तरह के बयान देख के पुलिस भी हैरान हो गई थी, पुलिस भी गुमराह हो गई थी। अब आप सोचिए कितना जुल्म हुआ होगा बच्चों पर कि वो अपनी बात से जरा सा भी नहीं बहके, न एक शब्द दाएं न एक शब्द बाएं। और दृश्यम के सीन की तरह आप सभी को याद होगा कि दृश्यम में जो एक कहता है वही सब कहता है कि साहब 2 अक्टूबर को हम स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग के लिए पणजी गए थे, वहाँ सबने पाव भाजी खाई। अब क्या पति, क्या पत्नी, क्या बच्चे, सब पुलिस को यही दृश्यम इस मामले में बहुत अच्छी मूवी है इन्वेस्टिगेशन के दृश्य से, और बहुत ढेर सारे क्राइम इसलिए दृश्यम को देखने के बाद किए गए कि हम सबूतों से कैसे बचेंगे, कैसे निजात पाएंगे। तो ये जिसमें अपने आप खुद को बचाने के लिए अजय देवगन और उसका परिवार एक झूठी कहानी बताता है। जितनी बार पुलिस पूछती है कि 2 अक्टूबर को कहाँ थे, वो एक ही जवाब पूरा परिवार देता है कि साहब 2 अक्टूबर को हम स्वामी चिन्मयानंद के सत्संग के लिए पणजी गए थे, वहाँ रेस्टोरेंट में सब ने पाव भाजी खाई थी। अब आप अंदाज लगा लें कि कहाँ दृश्यम, किसी ने स्टोरी लिखी होगी, किसी ने डायलॉग लिखे होंगे, किसी ने उसको फिल्माया होगा, लेकिन इस बच्चों ने, इन सताए हुए बच्चों ने, सब ने एक साथ, इन्होंने तो दृश्यम देखी भी नहीं होगी, लेकिन ठीक वही सीन रिपीट किया गया बच्चों के द्वारा। तो इसलिए अच्छा, अब आप ये भी सोचिए कि जब ये बच्चे बड़े होंगे, जुवेनाइल कोर्ट में भी मुकदमा चलेगा, एडल्ट में नहीं चलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जो इनके बालक मन के भटकाव हैं उसको देखते हुए एडल्ट कोर्ट में मुकदमा नहीं चलना चाहिए। खैर, ये जो बाल कल्याण समिति है वो डिसाइड करेगी। तो जब ये बड़े होंगे, मान लिया सज़ा भी हुई, 3 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं होगी, बड़े होंगे तो इनके ऊपर क्या बीत रही होगी, इनका मानसिक और मनोवैज्ञानिक भाव क्या होगा, जरा सा आप सोच के देखिए। जिसने अपने मौलाना का इतना भीषण टॉर्चर झेला हो, इतना भीषण टॉर्चर, जब वो बड़ा होगा तो उसे ऐसे मौलानाओं को जो पढ़ने पढ़ाने का या मदरसे, वो जब वो देखेंगे या कभी जाएंगे तो उनके मन में ऐसा अज्ञात भय समा जाएगा, ऐसी घृणा हो जाएगी, ऐसी घिन आएगी ऐसे लोगों को देख के जिसकी कल्पना भी हम आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मदरसे में या अनाथालय में या तमाम ऐसे एनजीओज़ हैं जहां गरीब और छोटे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का काम किया जाता है, बहुत सरकारी एड मिलती है, बहुत सरकारी पैसा ये इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, गरीबी की बच्चों का फ़ायदा उठाते हैं, उनकी मजबूरी और लाचारी का फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसे में बच्चों को सिर्फ एक ऐसे भेड़िए के हवाले कभी न किया जाए, ये तो शासक को सोचना होगा, ज़िले के कलेक्टर को भी, प्रदेश के आला अधिकारियों को भी और देश के आला अधिकारियों को भी, कि सीसीटीवी जरूर लगाया जाए। अब तो सिम बेस्ड सीसीटीवी कैमरे हैं। अगर 10 लोग इस किसी मदरसे को या किसी अनाथालय को सुपरवाइज कर रहे हैं तो सभी अपने अपने मोबाइल पे
भीतर और बाहर के सीसीटीवी में जो कुछ आ रहा है उसे देख सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। टेक्नोलॉजी से निगरानी की जानी चाहिए। बच्चे गरीब हैं, उनका फ़ायदा उठाने में कतई देरी नहीं लगाएंगे। जो लोग भी वहाँ पर हैं, उम्र से कोई मतलब नहीं है। इसलिए टेक्नोलॉजी से इनकी निगरानी किया जाना बहुत ज़रूरी है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।